Welcome student. Today's topic is oogenesis. Okay, in previous lecture we already discussed about this spermatogenesis. Before going through a process of fertilization, we have to know what are the process belonging to a spermatogenesis and oogenesis. आप लोगों को पता है कि अगर हमें fertilization डिस्कस करना है तो उससे पहले हमें मेल और फीमेल गमेट्स फॉर्मेशन कैसे हुए वो डिस्कस करना है. तो जो इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज मच इजियर प्रोसेस, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाती है. बट इन केस ऑफ oogenesis it is a little bit complicated process है. So it required more concentration as compared to a spermatogenesis, right? Then oogenesis process में हमें क्या डिस्कस करना है. ऑब्वियसली हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या डिस्कस की थी कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. That process is called as spermatogenesis from the germinal epithelial cell. आप लोगों को पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में germinal epithelial cell प्रेजेंट रहते हैं. वो जो डिप्लॉइड सेल है वहां से स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. लेकिन इन केस ऑफ oogenesis it is again same process but little bit difference is present there. What is the definition of oogenesis? It is the process of formation of egg or ovum. किस चीज की प्रोसेस है ये? Process of formation of egg or ovum. It is a process of formation of egg or ovum from the germinal epithelial cell. Germinal epithelial cell जो है उन germinal ओवरी में जो सेल रहते हैं उन ओवरी के जो फॉलिकुलर सेल है उन फॉलिकुलर सेल के लेयर को हम जर्मिनल इपिथेलियल सेल बोलते हैं या फिर प्राइमोर्डियल सेल भी बोल सकते हैं इनसाइड दैट जो प्रेजेंट रहते हैं. तो वो जो सेल है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. दोनों भी प्रोसेस वहां पे कैरी आउट होगी अगर वहां पे ओहम या एग फॉर्मेशन करना है. ओके, तो oogenesis में क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओहम फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्मिनल इपिथेलियल सेल एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ oogenesis. उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं oogenesis जहाँ पे ओहम और एग फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है. ओके, नाउ जो भी प्रोसेस हो रही है एग बोलो या ओम बोलो उस प्रोसेस में देयर इज अ पार्टिसिपेट ऑफ और टू साइकिल्स आर कैरी आउट देयर. फर्स्ट वन दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. दोनों भी प्रोसेस वहां पे कैरी आउट होगी माइटोसिस और मियोसिस जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में डिस्कस किया. अगेन oogenesis divides into three phases. तीन पार्ट में डिवाइड हुए, तीन फेजेस में डिवाइड हुए. फर्स्ट वन दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज. In that multiplication phase there is a mitosis is occur. Second one that is a growth phase and third one that is a maturation phase. Okay, now firstly we have to discuss about the multiplication phase. Okay, तो ये PGC means क्या? What is PGC? It is a primordial germinal cell. इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल. आप लोगों को पता है कि जब हमने टीएस ऑफ ओवरी देखा था तो उसमें प्राइमोर्डियल सेल देखे थे. ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर. ये स्ट्रक्चर हमने देखा था और इसे हमने प्राइमोर्डियल सेल बोला. ओके, तो उसी सेल से हमें डेवलपमेंट डिस्कस करनी है अबाउट दी oogonia और अबाउट दी ओहम. ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? माइटोसिस की फर्स्ट फेज डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज. देयर इज ऑकरेंस ऑफ मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन. व्हाट हैपन इन केस ऑफ दैट? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड डिवीजन ऑफ माइटोसिस. इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड डिवीजन ऑफ माइटोसिस. मतलब क्या कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल है ये सेल अंडरगोज होता है, अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ओके, तो उसका मल्टीपल डिवीजन होने के बाद में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइमोर्डियल सेल. उसके अंदर जो भी है वो प्राइमोर्डियल सेल या फिर oogoneal सेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. और वो जो oogoneal सेल है दे आर डिप्लॉइड इन नंबर. ये भी डिप्लॉइड इन नंबर रहेगा और ये भी डिप्लॉइड. जब माइटोसिस की प्रोसेस होगी प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल अंडरगो द माइटोसिस प्रोसेस एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ oogonia व्हिच इज डिप्लॉइड इन नंबर. जो डिप्लॉइड नंबर में फॉर्मेशन होते हैं. ओके, आउट ऑफ दीज फोर अभी हमें ये चारों की डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं देखना है. वहां पे तो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ फॉर्मेशन हुए. हमें क्या देखना है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ से हम एक का स्टडी करके सिंगल प्राइमोर्डियल सेल का डेवलपमेंट देखेंगे. ओके, ये सारे सेम तरीके से डिवाइड होंगे. देन सेकेंड फेज में क्या होगा? आउट ऑफ दीज ऑल oogonia ओनली वन स्टार्ट टू ग्रोथ. इनमें से सबके सब जो है उनमें से एक क्या करेगा? खुद की डेवलपमेंट या फिर खुद की ग्रोथ स्टार्ट करेगा जिसे हम ग्रोथ फेज बोल रहे हैं. दैट फेज इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज. क्यों ऑकरेंस होता है ग्रोथ फेज का? क्यों वहां अपनी ग्रोथ करता है?
बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड दैट oogonia. उस oogonia के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फूड होता है, फूड अंदर एक्यूमुलेट होता है, बिकॉज ऑफ दैट एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इंक्रीज द साइज ऑफ द oogonia. और जब उस oogonia की ग्रोथ होती है देन इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी oocyte. देन इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी oocyte. ध्यान में रखना, रिपीटेड डिवीजन माइटोसिस के होने के बाद में जो सिंगल oogonia है वो ग्रोथ करता है, एक्यूमुलेशन होता है, और आफ्टर दैट डिवीजन दैट कन्वर्ट्स इनटू अ प्राइमरी oocyte. उसके बाद में हमने फिर से यहाँ पे देखा था कैसे फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड दैट. ओके, तो ये प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ग्रोथ फेज होने के बावजूद भी ये डिप्लॉइड इन नंबर है, अभी वो हेप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है. क्योंकि आप लोगों को पता है जब हमने टीएस ऑफ ओडी डिस्कस किया था, दैट टाइम वी नो दैट द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है या फिर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर्ड होता है, उस मैच्योरेशन के बाद, उस ओव्यूलेशन के बाद जो बाहर निकलता है वो सेकेंडरी oocyte होता है. ओके, तो उस टाइम तक उसके एग या ओवम डेवलप नहीं हुआ है. ओके, तो ये प्राइमरी oocyte है जो ग्रोथ फेज में प्रिपेयर हुआ है. ओके, देन दिस प्राइमरी oocyte undergoes the process of meiosis. दो प्रोसेस होगी यहाँ पे, meiosis 1 और meiosis 2. What happened in case of meiosis 1 and meiosis 2? तो देखो, ये जो प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन हुआ है ये जाएगा meiosis 1 में. ओके, in that meiosis 1 we already discussed about the cell division. What happened in case of a cell division? meiosis में 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है. which one? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. वैसे ही उसके पार्ट 2, एनाफेज प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ऐसे उसके सेकंड पार्ट भी रहेंगे. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम meiosis 1 में, मतलब यहाँ 4 स्टेजेस रहेगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. ओके, तो ये जो meiosis 1 की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है ये रेस्ट हो जाता है, मतलब इजीली वहां पे उसकी डेवलपमेंट होती नहीं है और रेस्ट हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है एट द प्रोफेज 1. एट द प्रोफेज 1 सिचुएशन में इसकी डेवलपमेंट यहाँ पे रुक जाएगी meiosis 1 में. आफ्टर दैट क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ये meiosis 1 ही रहेगा, कब तक के, जब तक कि ये सेकेंडरी oocyte बन नहीं जाता और जब तक के सेकेंडरी oocyte ये कन्वर्ट नहीं हो जाता. तो जब ये meiosis 1 undergoes the process of meiosis 1, ये प्रोफेज में जाएगा. देन सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, सेकेंडरी oocyte का meiotic डिवीजन हो जाएगा, meiosis होगी, और meiosis होने के बाद में उस प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte. एक्चुअली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल. वहां पे एक प्राइमरी oocyte से 2 डॉटर सेल बनते हैं, बट देयर इज अ अनइक्वल डिवीजन ऑफ दी साइटोप्लाज्म. यहाँ पे ध्यान में रखना, 2 प्रोसेस आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने डिस्कस किए या फिर बहुत बार उसको डिस्कस किया है. एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस. ओके, माइटोसिस या meiosis में हमने 2 डिवीजन देखते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस किसे बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte में न्यूक्लियस का डिवीजन प्रॉपर होता है, नॉर्मल होता है. बट इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. लेकिन इन अ प्राइमरी oocyte देयर इज अ अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte में अनइक्वल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का. सो 2 डॉटर सेल आर फॉर्म, बट वन इज लार्जर एंड अनदर वन इज स्मॉलर. वन इज लार्जर एंड अनदर वन इज स्मॉलर. ये छोटी है. ओके, दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी. सो 2 cells are formed, daughter cell are formed. One that is the secondary oocyte which becomes haploid, and second one that is unequal division. Because of the cytoplasm unequal division, there is a formation of first polar body. ये polar body formation होती है वहाँ पे. Okay, so 2 daughter cell formation हो गया. लेकिन chromosomes are equally divided, क्योंकि न्यूक्लियस का नॉर्मल डिवीजन, इक्वल डिवीजन हुआ है. तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे. तो ये आगे जाएगा. ओके, सो दिस हैपेंड इन केस ऑफ meiosis 1. दिस हैपेंड इन केस ऑफ meiosis 1. ये कब हुआ, meiosis 1 में हुआ. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी डिवीजन और meiosis 2 इन केस ऑफ सेकेंडरी oocyte. अब यहाँ पे हमें 2 डॉटर सेल मिली है, अनइक्वल है. ओके, सो 1 इज सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड वन इज 1 polar body. Now it undergoes the process of meiosis 2. या meiosis 2 में जाएगा. Actually, this polar body is not undergoes the meiosis 2. Actually, undergoes secondary oocyte undergoes the process of meiosis.
सेकेंड। ओके, तो सेकेंडरी oocyte जाएगा मियोसिस के प्रोसेस में। यहाँ से अगेन आप लोगों को बताया कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हो रहा है, तो फिर से यहाँ से एक बॉडी बाहर निकले, 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन निकले हैं। ओके, तो 2 डॉटर सेल जो फॉर्मेशन हुए उसमें से ये एक है ओहम है और ये सेकंड ये पोलर बॉडी है। यहाँ पे डिवीजन हुआ है लेकिन मियोसिस से नहीं, वो सिर्फ अपने बॉडी को डिवाइड करती है, तो 2 पोलर बॉडी यहाँ पे बनती है, एक पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बनी। देन सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte से 2 बॉडीज बनी, एक बनेगा ओहम और एक बनेगा ओहम और दूसरा बनेगा पोलर बॉडी, तो 3 पोलर बॉडीज आर देयर। ओके, सो ये अप टू द फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट हेल्प्स टू प्रोवाइड और कंटिन्यू द पोजीशन ऑफ ओम। ओम को कंटिन्यूअस रखने के लिए या फिर ओम के डेवलपमेंट के लिए ये 3 पोलर बॉडीज वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ओके, तो यहाँ पे हमने मियोसिस सेकेंड देखा है। अब एक चीज ध्यान में रखना आप लोगों को कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है सेकेंडरी oocyte, हमने देखा है वहां पे जब सेकेंडरी oocyte ब्रेक होके निकल रहा है वहां से, तो वो सेकेंडरी oocyte होता है। वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, वो ओहम नहीं होता है, जब हमने वहां पे डिस्कस किया था। नाउ अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस सेकेंड में ही है, सेकेंडरी oocyte का मियोसिस सेकेंड है और ये मेटाफेज में होता है। ये अटका कहाँ रहता है? मेटाफेज सेकेंड में, ध्यान में रखना। ये प्रोफेज में अटका था, अरेस्ट हुआ था और उससे अनइक्वल डिवीजन हुआ था। अब ये मियोसिस सेकेंड जब जाएगा, सेकेंडरी oocyte जब अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेकेंड, इट अरेस्टेड और स्टॉप द ग्रोथ एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज सेकेंड। ये इसकी ग्रोथ मेटाफेज सेकेंड में रुक जाएगी। ओके, ये कब तक रुकेगी? ये ओहम कब तक नहीं बनेगा? यहाँ पे हमने दिखा दिया है ओहम बन गया, लेकिन ये कब बनता है? व्हेन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने फॉलिपियन ट्यूब की डायग्राम देखी है। ओके, दिस वन ओवरी, ये ओवरी है। ओके, तो ये है फॉलिपियन ट्यूब। यूटेरस का डायग्राम हमने देखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम हमने देखा है। ये ओवरी है, ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद यहाँ से जो निकलता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, जो ये है, जो अंडरगोज मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस सेकेंड अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये ओवरी से निकल जाएगा तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा, ये एम्पुला में जाएगा, जहां पे हमने देखा है कि फर्टिलाइजेशन कैरी आउट इनसाइड द एम्पुला। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा है उस टाइम हमने डिस्क्राइब किया है कि इन दैट पोजीशन और इन दैट एरिया, और सॉरी इन विच दैट एरिया फर्टिलाइजेशन इज ऑकर, एक्चुअली इट इज ऑकर इनसाइड द एम्पुला। एम्पुला में ये सारी प्रोसेस कैरी आउट होती है फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ से ओवरी से जो निकला था वो सेकेंडरी oocyte था। आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो निकला वो सेकेंडरी oocyte था। ये एम्पुला में आएगा, एम्पुला में आने के बाद में दिस इज वन द एम्पुला, यहाँ पे एम्पुला में कंसिडर करो सेकेंडरी oocyte आ चुका है। नाउ यूटेरस से होके यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा। ओके, स्पर्म एंटर करेगा। स्पर्म कहाँ जाएगा? स्पर्म एंटर या फिर दोनों भी किसी भी डायरेक्शन में स्पर्म जा सकते हैं। ओके, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, 400 मिलियंस तक स्पर्म वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो स्पर्म है ये एंटर करेगा इनसाइड द एम्पुला। ये स्पर्म कहाँ एंटर करेगा? इनसाइड द एम्पुला। एम्पुला के अंदर स्पर्म एंटर करेगा। देन स्पर्म अपने हेड का 1 पोर्शन सेकेंडरी oocyte में इंसर्ट करेगा और सेकेंडरी oocyte में अपने बॉडी का सेंट्रियोल ऐड करेगा। हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा है, वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो स्पर्म जब अपने बॉडी में का सेंट्रियोल इस सेकेंडरी oocyte को देगा, ड्यूरिंग दैट टाइम मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड। उस टाइम मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है एंड देन जब ये सेंट्रियोल ट्रांसमिट होता है इनसाइड द सेकेंडरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट्स इनटू अ ओहम। उस स्टेज में सेकेंडरी oocyte का कन्वर्शन ओहम में होता है और यहाँ पे एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो फाइनली 3 पोलर बॉडीज आर देयर एंड 1 ओहम इज देयर। सो इट इज द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis। और आप लोगों को पता है कि इन केस ऑफ अ फीमेल ये सारी प्रोसेस oogenesis की जो भी प्रोसेस है इट इज मच ऑकर बिफोर अ बर्थ। बेबी के बर्थ से पहले से ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। हमने इससे पहले ये भी डिस्कस किया कि 2 मिलियंस ऑफ oogonia आर प्रेजेंट बिफोर अ बर्थ, जब तक वो 2 वीक का होता है। देन आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इनटू अ
आफ्टर बर्थ इट कन्वर्ट्स और इट रिमेन्स 1 मिलियंस. बर्थ के टाइम 1 मिलियंस रहेंगे प्राइमोर्डियल सेल या फिर जो भी उगोनिया है. जब ये प्यूबेरिटी का टाइम आएगा फीमेल बॉडीज में, मतलब जब वो 13 या 20 या 14 की हो जाएगी, उस टाइम तक उनके बॉडी में सिर्फ 60 to 80,000 ही उगोनिया प्रेजेंट रहता है. ओके, तो ये सारे जो प्रोसेस है इट ऑकर्स मच बिफोर अ बर्थ. बर्थ के पहले ही ये स्टार्ट हो जाती है फीमेल बेबी के. ओके, तो ये सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन समझना आपको टेक्निकली है कि सबसे पहले क्या हुआ. प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल undergoes the repeated division of mitosis. There is a formation of thousands of millions of oogonia formation हुआ. After that we have to discuss only one development of oogonia. हमें एक ही oogonia की development देखनी है. So out of these all oogonium, only one is capable to increase their size. Only one is capable to increase their size. So that increase size only one oogonium. So जो oogonia increase कर पा रहा है खुद के साइज को, जिसे हमने प्राइमरी oocyte बोला है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज. वहां पे डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है, लाइसोसोम रहता है, ये सारे अदर सेल ऑर्गेनेल भी अपने फंक्शंस अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं इनसाइड दैट. ये हो गई सेकेंडरी स्टेज. थर्ड स्टेज में हमने क्या देखा है कि प्राइमरी जो oocyte है अंडरगोज द मियोसिस 1. मियोसिस 1 भी प्रोफेज 1 में रेस्ट हो जाता है, लेकिन वो कैरी आउट हो जाता है फिर से आगे में, और वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस आगे जाने के बाद में आफ्टर सम टाइम वहां पे फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte विच इज हेप्लॉइड इन नंबर एंड देन सिंगल पोलर बॉडी. ओके, नाउ अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकल जाएगा बाहर यहाँ से. ओके, यहाँ से ओरी में से बाहर निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, एम्पुला में जाएगा सेकेंडरी oocyte. वहां पे सेकेंडरी oocyte अंडरगोज द मियोसिस सेकेंड, और वो कब तक रुकेगा वहां पे, मेटाफेज सेकेंड में वो रुक जाएगा, इसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, वो सेकेंडरी oocyte ही रहेगा. ओके, अब क्या होगा, जो आफ्टर अ कोपुलेशन और आफ्टर अ इजेक्शन ऑफ स्पर्म, सीमेन जब यूटेरस से होके, सीमेन में जो स्पर्म रहते हैं वो यूटेरस से होके कहाँ जाएंगे, फॉलिपियन ट्यूब से होके जाएंगे एम्पुला में, और वो स्पर्म क्या करेगा, उस सेकेंडरी oocyte के अंदर अपने बॉडी का जो भी सेंट्रियोल है वो अंदर पेनिट्रेट करेगा. जब ये स्पर्म उसको पेनिट्रेट करके अपना सेंट्रियोल सेकेंडरी oocyte को देगा, after that time that secondary oocyte completed the meiosis second. उस टाइम meiosis second complete होता है, then there is a formation of ovum. So one ovum and one polar body. So there is a formation of 3 polar bodies and 1 ovum. Okay, so it is the actually it is occur after a entry of sperm. ये sperm के entry के बाद की प्रोसेस है. तो ये जो तीनों भी पोलर बॉडीज है अप टू द मैच्योरिटी ऑफ ओवम और अप टू द फर्टिलाइजेशन इट हेल्प्स टू डेवलप. उस ओवम को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर स्टेबल रखने के लिए 3 पोलर बॉडीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो इट इज द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द होल स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो देखना है वो है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम का. ओवम दिखता कैसे है, उसमें कौन सा सेल है, उसमें कौन सी बॉडीज प्रेजेंट रहती है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. ओके, जो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था oogenesis की प्रोसेस. हमने ये भी डिस्कस किया कि oogenesis, हम सेकेंडरी oocyte के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना. सेकेंडरी oocyte, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओवम एंड सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte और ओवम में डिफरेंस है. ओके, तो अभी हमें जो डिस्कस करना है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte को हम अनफर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं. इट इज अ अनफर्टिलाइज्ड एग. ओके, सेकेंडरी oocyte इज अगेन कॉल्ड एज अ अनफर्टिलाइज्ड एग. ओके, सो कब रिलीज होगा ये रिलीज आफ्टर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और विद इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ग्राफियन फॉलिकल्स जो हमने ओरी का स्ट्रक्चर देखा था, उस ओरी के स्ट्रक्चर में जो रिलीज हुआ था वो कब हुआ, ओरी में से ही रिलीज होगा. इट इज रिलीज फ्रॉम ओरी. ओके, इट इज रिलीज फ्रॉम ओरी. कौन से फॉर्म में होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये रिलीज होगा. इट इज कैसा है ये, इट इज नॉन क्लियोडिक एंड
lethal. Okay. Microlethal. कैसा रहता है वो? हम अनफर्टिलाइज एग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte. जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा 14th डे में सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ओवरी में से. ओके, कैसा स्ट्रक्चर है उसका? इट इज नॉन पीरियोडोनिक एंड माइक्रोलिथियल. ओके, माइक्रोलिथियल. ओके, इसका मतलब क्या कि इट इज विदाउट शेल. इस पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं रहती है. जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है सो इट इज विदाउट शेल. इसमें कोई भी शेल नहीं, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाएगा और बाहर सेकेंडरी oocyte निकलेगा. ओके, देन माइक्रोलिथियल मतलब क्या होता है इसका कि इट इज देयर इज अब्सेंस और लेस अमाउंट ऑफ योक. अब्सेंस नहीं बोल सकते, लेकिन योक जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी oocyte में. ओहम किसे बोलते हैं? जहाँ पे योक सैक प्रेजेंट रहेगा. लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ये डेवलप ओहम नहीं है, तो वहां पे जो योक सैक है इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. ओके, इसकी जो लेंथ रहती है इट इज 0.1 mm. ओके, कैसी लेंथ कितनी रहेगी इसकी? साइज कितनी रहेगी? 0.1 mm. कैसा है स्ट्रक्चर इसका? इट इज राउंडेड नॉन मोटाइल एंड हिप्लॉइड. कैसा है? राउंडेड, नॉन मोटाइल एंड हिप्लॉइड. अगेन अब इस डायग्राम को देखते हैं. ये अनफर्टिलाइज एग है. अनफर्टिलाइज मतलब सेकेंडरी oocyte है, ये ओवम में कन्वर्ट नहीं हुआ. नाउ सबसे पहले हमने बोला है कि ये सेकेंडरी oocyte है. इट इज रिलीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन यहाँ पे शेल, इसको शेल प्रेजेंट नहीं रहता. देन देयर इज अब्सेंस और लेस अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट इन दैट. देन इट इज कवर्ड बाय और सॉरी इनसाइड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोन्यूक्लियस. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? प्रोन्यूक्लियस. न्यूक्लियस या फिर प्रोन्यूक्लियस. प्रोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हुआ है ओहम में. ओहम में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो ये भी डेवलप कंडीशन में नहीं है. तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इट इज बिफोर डेवलपमेंट ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. तो इसे हमने प्रोन्यूक्लियस बोला है. एंड दैट प्रोन्यूक्लियस इज नोन एज अ जर्मिनल वेसिकल. उस प्रोन्यूक्लियस को हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल वेसिकल. ध्यान में रखना, प्रोन्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ जर्मिनल वेसिकल. आफ्टर दैट इनसाइड दैट oocyte there is a presence of a liquid form. That liquid is called as a ooplasm. उसके अंदर न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो फ्लूइड प्रेजेंट है that fluid is called as a ooplasm. That fluid is called as a ooplasm. Then that surrounding that secondary oocyte there is a presence of layers. Some covering are present. The innermost covering is called as a, वहाँ पे देखा है यहाँ पे, innermost layer of that secondary oocyte is called as a vitelline membrane. क्या बोलेंगे हम इसे? vitelline membrane. And that vitelline membrane is non-vascular in nature. कैसा उसका नेचर है? non-cellular in nature, which secrete from the glycoproteins membrane. क्या बनाता है वो? glycoprotein membrane बनाता है, which is non-cellular in structure. After that there is a presence of next layer. That layer is called as a zona pellucida. उसके बाद में जो लेयर प्रेजेंट है दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ जोना पेल्यूसिडा. वो जो जोना पेल्यूसिडा है वहाँ पे हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? हाइलोरोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो रोकता है किसके? स्पर्म के एंट्री को. क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर देयर और आफ्टर दैट दीज मिलियंस ऑफ स्पर्म out of these millions of sperm only one is capable to enter inside that. Only one is capable to enter inside that. तो सबके सब वहां पे एंट्री नहीं कर पाएंगे. तो उसे रोकने के लिए जोना पेल्यूसिडा में क्या प्रेजेंट रहता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. ओके, देन आफ्टर दैट इन बिटवीन ये वेटालाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस को बोला जाता है पेरी वेटालाइन मेम्ब्रेन. ध्यान में रखना, सबसे पहले जो कवरिंग है वो वेटालाइन मेम्ब्रेन है. आफ्टर दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ पेरी वेटालाइन मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे हम उसे? पेरी वेटालाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे. ओके, नाउ पेरी वेटालाइन मेम्ब्रेन के बाद में out of surrounding to this zona pellucida there is again radiating structure is present in that layer or rounded is cellular structure is present and that is called as a corona radiata. क्या present है वहाँ पे?
कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है, जो जोना पेलुसिडा के बाद में की जो लेयर है सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट रहती है कोरोना रेडिएटा। ओके, नाउ कोरोना रेडिएटा के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इनसाइड द पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉडी। इस पेरीवेटालाइन जो मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा और वेटालाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन में प्रेजेंट रहता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या प्रेजेंट रहता है वहां पे? फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट रहता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ और न्यूक्लियस और द अनफर्टिलाइज्ड एग शोज द पोलैरिटी। क्या शो कर रहा है वो? पोलैरिटी शो कर रहा है। पोलैरिटी का मतलब क्या कि जो जिस साइड में पोलर बॉडीज प्रेजेंट है और प्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट पोर्शन और दैट पोल इज कॉल्ड एज एनिमल पोल। जहां पे प्रोन्यूक्लियस और पोलर बॉडी प्रेजेंट है, इस पोर्शन को बोला जाता है एनिमल पोल। एंड अपोजिट दैट एनिमल पोल दैट रीजन और पोलैरिटी और पोल इज कॉल्ड एज अ वेजिटल पोल। उस पोल को हम बोलेंगे वेजिटल पोल। ओके, सो इट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। फिर से ध्यान में रखना, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। उससे ही हमने सेकेंड अनफर्टिलाइज्ड एग भी बोला है, क्योंकि प्रीवियस जब हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ओहम, तो हमने वहां पे देखा था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द 14th डे में वो रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद में वो जो था सेकेंडरी oocyte वो अटका पड़ा था। कौन से स्टेज में? मियोसिस सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड। मियोसिस की मेटाफेज सेकेंड में वो अटका पड़ा था, अरेस्टेड था। जब स्पर्म ने एंट्री की इनसाइड द फॉलिक्यूलिन ट्यूब, जहां पे एम्पुला में ये रुका था सेकेंडरी oocyte, उस स्पर्म ने क्या किया? अपने खुद का जो सेंट्रियोल था वो उसने सेकेंडरी oocyte को दिया, और जब वो सेकेंडरी oocyte वो सेंट्रियोल लेता है स्पर्म से, देन फर्टिलाइजेशन, देन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कंप्लीटेड। उस टाइम ओवम की प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब तक वो सेकेंडरी oocyte ही रहता है। तो उसका ही स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओवरी से रिलीज होगा, ये कैसा है? विदाउट शेल है, उस पर शेल नहीं प्रेजेंट रहेगा, योक बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, राउंडेड है, नॉन मोटाइल है और हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ओके, लेंथ साइज जो है वो 0.1 mm इतनी रहती। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रो न्यूक्लियस है। देन वहां पे क्या प्रेजेंट है? इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओप्लाज्म। उस सराउंडिंग के बाद में सबसे पहली जो कवरिंग है उस कवरिंग को बोला जाता है पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद में जो है वो जोना पेलुसिडा है। इनके बीच में जो लेयर प्रेजेंट है वो पेरीवेटालाइन मेम्ब्रेन है। इसके बाद में ये जो प्रो न्यूक्लियस है उसे हमने जर्मिनल वेसाइकल बोला है, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। देन इसी प्रो न्यूक्लियस के बैक साइड में या फिर पेरीवेटालाइन जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में प्रेजेंट रहती है फर्स्ट पोलर बॉडी। जोना पेलुसिडा में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जो एसिड क्या करता है, और सारे स्पर्म जो वहां पे एंट्री करने के लिए रेडी रहते हैं, उन स्पर्म में से सिर्फ एक को प्रोवाइड करता है एंट्री, तो वहां पे वो हाइलुरोनिक एसिड फंक्शन करता है। देन आफ्टर दैट जोना पेलुसिडा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रेडिएटिंग सेल्स आर देयर एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा। उसके बाद में कोरोना रेडिएटा के बाद में यहाँ पे जो प्रो न्यूक्लियस है या फिर जर्मिनल वेसाइकल है और पोलर बॉडी है, इनके साइज पोलैरिटी को बोला जाता है एनिमल पोल, और उसके अपोजिट साइड में जो पोल है उसे बोला जाता है वेजिटल पोल। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte और अनफर्टिलाइज्ड एग। टेक्निकली डायग्रामेटिकली आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, तो डायग्राम्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर। ओके, सो अगर आपको कोई भी चीज बहुत इजीली डिस्क्राइब करनी है या फिर समझनी है तो डायग्राम के साथ में बातें कीजिए, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि डायग्राम्स आपसे बात करती है और डायग्राम्स आपको बताती है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जितने भी नेमिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, सो इट इज बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।